मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों, अपने घरों में सुरक्षित हों, खुश हों। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको आगे लेके चलते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल में ये पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं उनमें, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। स्पेशली हम लोगों ने बात किया था कि जो मेटल्स हैं मतलब धातुएं हैं, उनकी सक्रियता श्रेणी क्या है और वो किस क्रम में अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो वहाँ पे आप लोगों ने एक सक्रियता श्रेणी बनाई थी और उसके आधार पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो आई होप दोस्तों वो आपको याद होगा। आपको नहीं याद है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप देखिए, तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सुजीत कुमार यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको आगे लेके चलते हैं, आपके बोर्ड्स की तैयारी हम करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, टू ट्रस्ट ऑन मी एंड आल्सो ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो किसी भी मंजिल की फतह आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि धातु और धातु आपस में कैसी अभिक्रिया करती हैं। धातु व अधातु, यहाँ लिख सकते हैं धातु और अधातुओं की आपस में अभिक्रिया। धातु और धातु की आपस में अभिक्रिया। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि धातु का कोई साल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन डाल दिया तो किस तरीके से अभिक्रिया होगी भी कि नहीं होगी, इन सब पर बात किया था। अब यहाँ पे बात करना है मेटल्स में और नॉन मेटल आपस में कैसे मेल जोल बढ़ाते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपने को पता है, मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, मतलब अधातु, वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। बोलो, ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो अपोजिट चार्ज वेरी मच अट्रैक्शन, है ना, अपोजिट चार्ज वेरी मच अट्रैक्शन। हमें भी वही चीज़ें पसंद होती हैं जो विपरीत होती हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से धातु और अधातु में क्या हो जाएगा, आपस में आकर्षण हो जाएगा और धातु और अधातु आपस में जुड़ जाएंगे, तो जिनके कारण क्या हो जाएंगे, धातु और अधातु की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसा अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देता है साहब, ये NaCl बना देता है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो इस तरीके से धातु और धातु क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। अगर हम लोग स्पेशली धातु की बात करें तो आप यहाँ पे जानते हो कि धातुओं के बाह्य कोश में धातुओं के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ाया गया होगा ना, वहाँ से आपको पता होगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप इतना जानिए कि धातुओं के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अधातुओं के बाह्य कोश में, है ना, अधातुओं के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप ये एक बात जान लीजिए, जिस तरीके से हमारे आपके लाइफ में आजकल पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में जो हमारे पास तत्व हैं, मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स हैं,
उसके दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है? उसके दुनिया में इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन। किसकी दुनिया में? तत्वों की दुनिया में इम्पोर्टेंट है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को वो लेगा, देगा, क्या करेगा? किसके लिए? खुद को स्टेबल बनाने के लिए, खुद को स्थायी बनाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने कहा भी है कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह एलिमेंट खुद को स्टेबल मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि जितने भी अक्रिय गैसें हैं जो क्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय गैसें हैं, जैसे है आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है। हीलियम को तो छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी सब में क्या होते हैं? बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बड़े स्टेबल होती हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो सारे तत्व कूद काद के यहीं इसके जैसा बनना चाहते हैं, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो। तो अब क्या करता है? धातु के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। अगर इसके अंदर वाले कोश में, ये तो बाह्य कोश की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाले कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या करेगा? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब उसको त्याग दिया तो जो अंदर वाला कोश था वो बाहर वाला कोश बनेगा और 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए। अधातु क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? उसके भी बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे आप सोचो, यही इस एग्जाम्पल को वापस हम लोग लेते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 11 होता है, ये आपको पता है। इसका मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाया था। ये होता है न्यूक्लियस, ये इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये होगी तीसरी कक्षा। आपको मैंने बताया था पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 8 1। ज़रा क्लोरीन की बात करो दोस्तों, ज़रा क्लोरीन की बात करो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? तो जल्दी सही बोला, कितना? 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो इसमें सब आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें होगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका बाह्य कोश है, आउटर मोस्ट शेल है, और ये भी इसका क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। 7 इलेक्ट्रॉन मुश्किल है, तो क्यों ना ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और अपने इस कोश को खत्म कर ले। अब ये इसका बाह्य कोश हो गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ये छोड़ दिया, दे दिया। अब मान लो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इस क्लोरीन को मिल गया। अब इस क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपको पता है कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के आकर्षण के कारण अभी क्या होगा? NaCl आपस में क्या हो जाएगा? सब जुड़ जाएगा। NaCl क्या होगा? आपस में सब अच्छे से जुड़ जाएगा। तो आपस में ऐसा अच्छे से क्या हो गया? जुड़ गया और आपको NaCl देखने की मिला। तो ये आयन के कारण से यौगिक बना, इसलिए ऐसे यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। आयनिक यौगिक बोलते हैं। कैसे यौगिक बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो धातु व धातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं? तो आप क्या कहोगे कि धातु धनायन होते हैं, अधातु ऋणायन होते हैं। तो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और आपस में बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ आपके जो आयनिक यौगिक हैं उनका निर्माण कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्लास 9th में भी इस बारे में चर्चा किया था कि किस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, किस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ और आप कोशिश करिएगा कि आयनिक यौगिकों को बनाने के लिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये चलिए मैं धन आयनों को लेता हूँ
और ये ऋण आयनों को लेता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास धन आयन में प्लस है ना, फिर आपका मैग्नीशियम डबल प्लस है, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस है, और इसी तरीके से कैल्शियम डबल प्लस है ना, आयरन डबल प्लस है, कॉपर सिंगल प्लस है, फिर ये आपका Sn2 प्लस है, और इसमें एक आपका NH4 भी प्लस होता है, इसको अमोनियम आयन भी कहते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, Cl माइनस है, Br माइनस है, O डबल माइनस है, S डबल माइनस है, CO3 माइनस माइनस है, SO4 माइनस माइनस है, PO4 ट्रिपल माइनस है। ठीक है, इस तरीके से I भी माइनस होता है, आपको पता है, F भी क्या होता है, माइनस होता है। तो ये ऋण आयन वाले हैं, ये क्या है, धन आयन वाले हैं। अब ये जो भी चार्ज इनका है, जो भी क्या है चार्ज है, वही इनकी क्या है, संयोजकता है। वही क्या है साहब, संयोजकता है। जितना भी इसके खोपड़ी पर चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, बस इनके खोपड़ी पे जो चार्ज दिख रहा है वही इसकी क्या है, वैलेंसी है, संयोजकता है, और वो उसी वैलेंसी से एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, जुड़ेंगे। जैसे आपको पता है सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। उसी तरीके से मैग्नीशियम की क्या हालत है आप देख सकते हैं, 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो 282 बनेगा। तो ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, जिसकी वजह से इसके खोपड़ी पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो भी कितनी मात्रा में, 2। तो अब ये किसी ऐसे वाले से जुड़े जिसके पास नेगेटिव है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो अगर उसकी भी संयोजकता 2 है, मतलब उसकी भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो ये आपस में 1-1 के रेशियो में मिल जाएंगे। परंतु अगर वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका दो परमाणु क्या होगा, मैग्नीशियम के परमाणु से मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी NaCl बनाया था, तो कैसे बनता है उसके ऊपर भी चर्चा करिए। तो Na की संयोजकता 1, संयोजकता को पॉजिटिव निगेटिव में नहीं लिखना है, बस इसकी खोपड़ी पर जो पॉजिटिव और निगेटिव दिया है वही उसकी वैलेंसी है, वही उसकी संख्या लिख देनी है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ये आपस में इसकी संयोजकता इसके पास गई, इसकी संयोजकता इसके पास गई, तो क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। उसी तरीके से अगर हम लोग मैग्नीशियम ले और क्लोरीन ले, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 सॉरी, इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी होगी कितनी, 2, और इसकी वैलेंसी होगी 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2। इस तरीके से ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4। ये फार्मूला कैसे बन रहा है, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूले का निर्माण कर सकते हो। ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक यौगिक हैं। अच्छा, आयनिक यौगिकों का लक्षण क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि उनका विशेषता क्या होती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक के लक्षण की बात करें या विशेषता की बात करें, तो आयनिक यौगिक धन आयन व ऋण आयन के द्वारा बनते हैं। पहला तो आपको क्या है, इनके ये एक विशेषता है। दूसरा है आयनिक यौगिक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक यौगिक प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हैं। इसके बाद बात करें तो आयनिक यौगिकों का क्वथनांक व गलनांक बहुत उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक व गलनांक बहुत उच्च होता है।
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, पावरफुल अट्रैक्शन है। पावरफुल अट्रैक्शन है तो इसको हम जब हीट करेंगे तो क्वथनांक और गलनांक हमको क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब जो है आयनिक यौगिकों की विशेषताएं हैं, या आप कह सकते हैं इनके गुण हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, चला 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 जाके इसके पास रुक गया, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक यौगिक बनते हैं। इसके बाद आयनिक यौगिकों की ये क्या है, विशेषताएं हैं। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से धातु और अधातु क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। धातु पॉजिटिव और अधातु नेगेटिव, तो धातु पॉजिटिव अधातु नेगेटिव ये आपस में जुड़ेंगे तो आयनिक यौगिक ही बनेंगे। तो आयनिक यौगिक इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से आपको क्या होता है, इनका विशेषता देखने को मिलता है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपको सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला आपको बताना है। सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला बताना है। फिर आपको अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला बताना है। आपको अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला बताना है और उसके बाद आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट। तो ये 3 फार्मूले दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं कि इनके फार्मूले क्या होंगे, कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों धातु और धातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद आपको मैंने बताया आयनिक यौगिक बनता है और आयनिक यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं। ये आपको देखने मिलेगा कि परबल आकर्षण बल होता है ना, क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। अब आगे के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि धातुओं को जमीन के अंदर से हम लोग प्राप्त करते हैं और उन्हें कैसे शुद्ध करते हैं। तो इनफैक्ट हम बात करेंगे धातुकर्म की या धातु शोधन की। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।